नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पिछले क्लास में कर रहे थे सीजीएल के सॉरी एलडीसी का सेट प्रैक्टिस जो बिहार एसएससी का है उसका। तो बिहार एसएससी का 1 2 3 4 सेट कर चुके हैं, मतलब 4 सेट कर चुके हैं। अच्छा, ये सेट किसका रहेगा? ये सेट रहेगा टेक्स्ट बुक में है 25 क्वेश्चन, 25 सेट का एक ग्रुप दिया हुआ है, 25 सेट उसमें से है। उसका 4 सेट कर चुके हैं और आ जाएगा 5वां सेट, है ना। इसमें से क्या करवाते हैं? तो जीके जीएस का फुल करवाते हैं डिस्कशन, जहाँ पे ट्रिक की जरूरत होगी वहां पे ट्रिक भी करेंगे, मतलब जीके जीएस का प्रेशन हो जाएगा, है ना। कि कितना 25 को जो सॉरी 50 को जो है आपके पास जो रहता है जीके का, जनरल स्टडी का, वो रहेगा। और 25 को या 24 को रहता है साइंस का, उसका सबका हो जाएगा टोटल का। ठीक है, तो आइए बिना देर के भी शुरू करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहाँ है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्या? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट ने 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। मतलब क्वेश्चन ये है कि किस मुगल सम्राट ने 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापना करने की अनुमति दिया था, है ना। तो अगर इसमें आपको याद नहीं है, अगर डेट भी याद है सबको, मतलब कि कब से कब तक रहा है, तभी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा जहांगीर। इसका आंसर होगा कौन? जहांगीर, है ना। आप रखेंगे जहांगीर के कार्यकाल में ही सबसे पहली बार ब्रिटिश लोग आए थे, जिसका सबसे याद रखेंगे टॉमस रो। टॉमस रो आया था, है ना। टॉमस रो आया था। हॉकिंस सबसे पहले आया था हॉकिंस, उसके बाद था टॉमस रो, फिर आया था फेंच, है ना, फिर एडवर्ड टैरो। इस तरह से 4 आया था। जहांगीर के कार्यकाल में 4 आया है। पहला बोले था हॉकिंस, दूसरा टॉमस रो, फिंच, इस तरह का आया था। ठीक है। अगर हम बात करें अकबर के, अच्छा ये 1613 ईस्वी में ये बात कर रहा है कि 1613 ईस्वी में, तो 1613 ईस्वी का कोई क्वेश्चन है ना। 1613 ईस्वी में कौन कौन सा देखो, अगर हम बात करते हैं मुगल काल के जो बाबर था, सबसे पहले जो स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का बाबर था। उसके बाद आया था हुमायूं, उसके बाद आया था हुमायूं, उसके बाद आया था कौन? अकबर, उसके बाद आया था कौन? अकबर, उसके बाद आया था जहांगीर, है ना, उसके बाद आया था शाहजहां, शाहजहां, और उसके बाद था औरंगजेब, है ना। औरंगजेब मुख्य रूप से यही सब शासक था। और भी शासक रहे हैं, उससे कम सारे का सवाल पूछे, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है। बाबर जो आया था ये 1526 में आया था और 30 तक था, 30 में मर गया था 1530 में, है ना। 1530 से लेकर के 42 तक रहा था ये, 40 तक, क्योंकि 40 में 39 40 में लड़ाई हुआ था, किया था हुमायूं शेरशाह सूरी के साथ, तो शेरशाह सूरी उसको मार के भगा दिया था। तो खत्म हो गया था। हालांकि फिर 56 में आया था, ये 56 में फिर से आया था 1556 में, तो रहा तो फिर उसका वहां पे मर गया था अपने घर के अथी दरवाजा अथी से सीढ़ी से गिर के, वहां 56 में खत्म हो गया, है ना। 1556 से लेकर के 1556 से लेकर के 1605 तक, 1605 तक मतलब बहुत लंबे समय के कार्यकाल तक ले रहा है अकबर, लगभग 50 साल तक, है ना। ये शासन किया है अकबर का, अकबर। और फिर आया था जहांगीर। जहांगीर कहाँ से? 1605 से लेकर के 1628 ईस्वी तक रहा है कौन? जहांगीर। 1628 ईस्वी से लेकर के 1657 ईस्वी तक रहा है कौन? शाहजहां। और 1657 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है कौन? औरंगजेब। तो देखो, तो सॉरी क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन था 1663 सॉरी 13 में, हाँ 1613 में था कि किसने परमिशन दिया था, है ना। तो 1613 में ऊपर रहेगा तो कौन परमिशन देगा? तो 1613 में जो रहा वो 1613 में रहा भाई जहांगीर, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? जहांगीर। अगर ऐसे नहीं याद है तो ऐसे ही सबका डेट आप रखेंगे कब से कब बना था, तो आप कर सकते हैं। बाकी और सबका डेट यहाँ पे लिखा गया है। अकबर का बोलेगा तो 1556 से 1606, बाबर का बोलेगा तो 1526 से 30 तक, और औरंगजेब का बोले तो 1657 से 1707 तक खत्म मर गया था ये। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन था, हाँ, कि सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो सिक्किम में है कौन? नाथुला। इसका बहुत सा शानदार फैक्टर लिखा था, सिक मतलब बीमार, सिक मतलब के बीमार। तो बीमार लोग कब पड़ता है? वो जब उसका नाक जल गया, याद रखेंगे, जब नाक जल गया, है ना। सिक्किम जो दर्रा है उसका नाम याद रखेंगे ट्रिक से, ट्रिक याद रखेंगे क्या? नाक जल गया, है ना। नाक से रखेंगे नाथुला दर्रा, यहाँ पर रखेंगे जयलेपला, नाथुला जयलेपला, और यहाँ से रखेंगे ग्यालपा, यहाँ से रखेंगे ग्यालपा दर्रा।
ये सब कहाँ है? सिक्किम। ये तीनों कहाँ पे है? सिक्किम में। एक ऑप्शन है बनिहाल, तो बनिहाल कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, जो जिला भी जम्मू कश्मीर में है, और बांग्लादेश हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का फेमस भाषा है कौन? डोगरी। डोगरी डोगरी और इसको शामिल किया गया संविधान में। भारतीय संविधान में शामिल भाषा है ये, 2004 में शामिल किया गया था। 92वां मतलब कि 92वां संविधान संशोधन 2004 में शामिल किया गया था इसको, डोगरी को। चार डोगरी, संथाली, मैथिली, है ना, मैथिली, संथाली, डोगरी बोलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तो करंट अफेयर है ना, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्योंकि करंट अफेयर 2022 का दिया होगा, 2022-23 का आपको पढ़ना है 26 में, 26 को तो 26 वाला पढ़िएगा। 5वीं करंट अफेयर ये बोल रहा है कि उड़ाई द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या था? इसका नाम था आधार मित्र। आधार मित्र नाम था। हाँ, 5-6 में कुछ बढ़िया है। क्वेश्चन 6 में है कि नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया था 1929 ईस्वी में, है ना, जो बनाए थे, अपने से लिखे थे, स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता संविधान के बारे में चर्चा किए थे, तो उसे बोला गया था नेहरू रिपोर्ट, है ना। आजादी के सिफारिश के लिए कुछ अलग से पेश किए थे ब्रिटिश संसद में, उसी को बोला गया था नेहरू रिपोर्ट। उसमें उन्होंने किस किस चीज के मांग रखा था, क्या क्या चाहिए था इनको, ये है ना। तो देखो, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था, एक है डोमिनियन स्टेट, मतलब कि हमारा जो भारत राज्य है वो होना चाहिए क्या? डोमिनियन स्टेट, मतलब खुद का होना चाहिए। तो इसका मांग किए थे हाँ नेहरू जी, मतलब कि इसमें ध्यान रखेंगे, नेहरू जी रिपोर्ट किए थे किसका? डोमिनियन स्टेट किए थे। दूसरा है लोकतांत्रिक केंद्र, ये भी सही है। तीसरा है वयस्क मताधिकार, ये भी सही है। और चौथा है अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन मंडल, ये भी सही है। मतलब कि 4 का ऑप्शन सही हो जाएगा। सब कुछ का डिमांड किए थे चारों का, है ना, डोमिनियन का भी, लोकतंत्र का भी, वयस्क मताधिकार का भी, और अल्पसंख्यक के लिए निर्वाचन मंडल के भी, चार्ज का। ठीक, अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक कौन कौन है ना। तो महाद्वीपीय का मुख्य खनिज घटक जो है वो है सिलिकॉन और अल्युमिनियम। इसको हम ट्रिक बताए थे, याद रखेंगे, सियाल सीमा निफे, सियाल सीमा निफे, है ना, याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। देखो, अगर सियाल रखेंगे, सीमा, और रखेंगे निफे, इससे होता है सिलिकॉन अल्युमिनियम, ये होता है सिलिकॉन मैग्नीशियम, और ये होता है निकेल और फेरस, है ना। तो सबसे अधिक पता होता है ये सिलिकॉन और अल्युमिनियम, तो इसमें हम लोग आंसर देंगे सिलिकॉन और अल्युमिनियम। 8 में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार कौन थे? हाँ, खुदाई खिदमतगार एक संस्था थे जिसकी स्थापना किए थे, जिसको बोला जाता है अंत में जो होता है कहाँ पे, किसी बाउंड्री पे, बाउंड्री लाइन पे, मतलब इसको बोलते हैं सीमा के मालिक, है ना, सीमा पर क्या अच्छा करता था उसको सीमांत गांधी, है ना। और ये थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान इसका स्थापना किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान इसका स्थापना किए थे। तो ऑप्शन 4 में देखो दिया हुआ है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक क्रांतिकारी समूह, है ना, बनाए थे, इसी को बोला गया था खुदाई खिदमतगार। चूंकि ये अहिंसक था इसीलिए इसका नाम रखा गया सीमांत गांधी। ये गुजरात के सीमांतवर्ती इलाकों में अपना चला रहे थे आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के पीछे कौन सा कारण था? अच्छा, खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी में हुआ है, पूरे भारत में भयंकर फैल गया था, तो भारत में लोग खास करके मुस्लिम लोग किए थे खिलाफत आंदोलन। कारण इसका क्या था कि उस समय तुर्की में जो मुस्लिम का जो सबसे हेड होता है ना, जिसको पैगंबर या मोहम्मद बोलते हैं, है ना, तो इसके जो पैगंबर थे उसके खिलाफ जो कठोर नियम लागू किया गया था ब्रिटिश के द्वारा ही, तो वही जो भारत में ब्रिटिश थे और जो भारत के मुसलमान उसका विरोध किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ने तुर्की सुल्तान पर एक कठोर संधि लागू किया था, इसी कारण यहाँ पे था खिलाफत आंदोलन। हालांकि सिर्फ इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हुआ था, हिंदू भी लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन ये मुस्लिमों का आंदोलन ही मुख्य रूप से था, है ना, इसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन किया गया था। 10 क्वेश्चन में है कि भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किस क्षेत्र से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाए जाते हैं? अब देखो यहाँ पे बोल रहा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, और ऑप्शन चुनना है। देखो तो अगर बोल रहा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ किसके द्वारा लाए जाते हैं, है ना, तो एक ऑप्शन दे रहा है दक्षिणी अमेरिका, ये संभव नहीं है। देखो तो अगर आपको थोड़ा सा वर्ल्ड का आइडिया पता होगा, वर्ल्ड मैप का जो आइडिया, वर्ल्ड मैप का जो है फिगर, तो उसमें से पता लगेगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा देश या क्षेत्र बसा हुआ है। देखिए तो अगर हम बात करते हैं पहला, अगर हम बात करते हैं इंडिया के, तो इंडिया से मान लो कि पूरे वर्ल्ड मैप में यहाँ पे है कुछ इंडिया यहाँ पे बसा हुआ है, कुछ इस प्रकार से हम बोले थे क्या बसा हुआ है, क्या इंडिया, है ना। ये था हमारा
इंडिया इस प्रकार से बसा हुआ है। ठीक, अब ये है इंडिया। अब हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका एक क्षेत्र, तो अमेरिका जो है या तो हम इधर देखेंगे, सब वर्ल्ड तो पूरा वर्ल्ड जो है तो पूरा गोल है, मैप है ना, ये तो पूरा दुनिया गोल है। तो हम अगर देखते हैं अमेरिका, तो या तो इधर से देखेगा बहुत लास्ट में जाके, या तो इधर से दिखेगा बहुत लास्ट में जाके, मतलब कि जब गोल घुमाएंगे तो इधर जाके मुड़ेगा पीछे में, तो बहुत दूर में है, वहां से हमको कोई वास्ता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अच्छा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र कौन होता है? पृथ्वी के भारत के जस्ट नीचे से, यहाँ से गुजर रहा है जो क्षेत्र, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। तो अच्छा, भूमध्य रेखा के में ही पड़ता है यहाँ पे जो कौन, हिंद महासागर। तो हाँ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा जस्ट बगल में है भारत के, तो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी देखो दिया हुआ पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र, तो यूरोप पड़ता है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे इसे मान लो कि इंडिया से यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ जो क्षेत्र पड़ता है, इस तरह का क्षेत्र, ये क्षेत्र पड़ता है, ये पड़ता है अफ्रीका का, ये अफ्रीका रखा हुआ है नीचे, है ना। और अफ्रीका यहाँ, इसको बोल सकते हैं आप मध्य एशिया, जहाँ पे अजरबैजान तुर्कमेनिस्तान ईरान ये सब खाड़ी देश है, यहाँ पे हो गया। अब इसके इधर जाके पड़ता है तुम्हारा ये यूरोप, तो यहाँ से भी मतलब कि ये तो यहाँ से भी नहीं आ सकता है यहाँ पे विक्षोभ, तो ये भी होगा। और एक तरह दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से भी जनरली यहाँ पे नहीं आता है, तो करेक्ट आंसर चुन सकते हैं किसको? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, हाँ, क्योंकि सबसे नजदीक भारत का क्षेत्र यही है ना। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप का पता होगा, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे कौन सा क्षेत्र या देश है, तो उससे भी ऑप्शन करने में इजी जब सहायता हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में काट एवं दाह कृषि, काट एवं दाह कृषि क्या है, एक प्रकार का क्या है ना। तो देखो, काट एवं दाह कृषि जो है ना, ये है स्थानांतरण कृषि। काट एवं दाह कृषि है, स्थानांतरण कृषि है ना। बाकी देखो, एक हो गया गहन कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि, एक निर्वाह कृषि। जब किसी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर कृषि कार्य होता है किसी एक कृषि का, तो उसको बोलते हैं गहन कृषि। एक होता है वाणिज्यिक कृषि, जहाँ पे जूट हो गया, पटसन हो गया, मतलब कि जो सिर्फ व्यापार के लिए खेती होता है, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक कृषि। और एक होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है, मतलब कि एक ही क्षेत्र में, मतलब कि एक ही खेत में बहुत सारे मतलब की फसल को लगाना, उसको मिश्रित भी कहते हैं, उसी को निर्वाह कृषि भी कहते हैं। क्योंकि जो सीमांत किसान होते हैं, जो जिसके पास कम जमीन होते हैं, जिसके पास कम कृषि क्षेत्र होते हैं, वो अपने सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बहुत सारे फसल को एक ही खेत में लगाते हैं, तो उसको कहते हैं निर्वाह कृषि। तो काट एवं दाह जो होता है वो होता है स्थानांतरण कृषि। ये जनरली होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, मतलब कि पहाड़ी का छोटा सा एरिया क्या किया, काट लिया, उसमें कृषि कार्य करेगा, कुछ साल तक, 2-3 साल तक उसमें होता है उपजाऊ भूमि, है ना, उसका धीरे धीरे वो बंजर हो जाएगा, उसमें उपजाऊ नहीं हो पाता है, तो जंगल को फिर आगे काटेगा और फिर वहां पे खेती 50 साल के बाद फिर आगे काटेगा और फिर आगे करेगा। तो इसको बोलते हैं काट एवं दाह कृषि, और इसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि, क्योंकि इसका स्थान बदलते रहता है। नेक्स्ट में है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए में एक मिशन भेजा था। हाँ, ये भेजा था श्रीलंका में, है ना, अपने बेटा को, और महेंद्र इसका नाम था, और बेटी थी संघमित्रा, ये दोनों को अशोक भेजा था। कहाँ पे? श्रीलंका। श्रीलंका का ही नाम पहले था सिलोन, है ना। तो ब्रिटिश के आदमी था, चौपट था, उसको सिलोन बोलने नहीं आ रहा था, है ना, तो वही सिलोन बोलते बोलते श्री करते करते श्रीलंका हो गया, है ना, अब हो गया श्रीलंका। तो ध्यान रखेंगे, कहा गया था श्रीलंका, और कल में चढ़ाई किया था ये अशोक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बिहार में कितनी बौद्ध संगीति हुई है? बिहार में हुई है कुल मिला के 3 बौद्ध संगीति, है ना। देखो, इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक आप देखेंगे बिहार में कौन कौन सा संगीति कहाँ कहाँ पे हुआ है ना। देखो, इसका ट्रिक है बौद्ध संगीति का, और देखेंगे सबसे फेमस ट्रिक है रावय पाकक, और देखेंगे रावय पाकक, है ना। तो एक जो ये हुआ है ये है आपका राजगृह मतलब कि राजगृह में हुआ है। दूसरा है वैशाली, और तीसरा है रावय पा से होता है पाटलिपुत्र, तो पहला वो राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और का से होता है कश्मीर के कुंडलवन, तो चौथा हो गया कुंडलवन में। तो ये तो कश्मीर में है, ये तो बिहार में है नहीं, तो बाकी राजगृह बिहार में है, वैशाली राजगृह में है, और पाटलिपुत्र राजगृह में है, मतलब कि 3 लोग हुआ है कहाँ पे? बिहार में। याद रखेंगे। 14 में है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है। देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर रहेगा, घोषित कौन करता है?
तो ये घोषित करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। तो बोलेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बोलते हैं एमएसपी, जिसको बोलते हैं क्या, एमएसपी इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो अगर रहेगा घोषित कौन करता है, तो ये घोषित करता है आर्थिक मामला के मंत्रिमंडलीय समिति। लेकिन अगर पूछेगा कि ये लागू कौन करता है, तो लागू करता है सीएससीपी, जिसको बोलते हैं कृषि आयोग, कृषि राहत एवं मूल्य आयोग, है ना, कृषि राहत एवं मूल्य आयोग। तो अगर रहेगा घोषित करता है तो आर्थिक मामला के मंत्रिमंडलीय समिति, और कौन लागू करता है तो करता है कृषि राहत एवं मूल्य आयोग, या तो सीएससीपी लिखा रहेगा, है ना। 15 क्वेश्चन में है कि अच्छा ये क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर में, हटा दें इसको। 16 में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में अन्य किस आंदोलन के साथ हुआ था। जिस समय ताना भगत हुआ था उसी समय चल रहा था बंगाल में बिरसा मुंडा आंदोलन, है ना। ध्यान रखेंगे, ताना भगत क्या था, जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व कौन था, जतरा भगत, और बिरसा मुंडा ही थे, दोनों साथ झारखंड में चल रहा था। 17 में है विमला तेईस कौन जीता है पुरुष में, तो जीता था कार्लोस अल्काराज, इसको बढ़ाते हैं, आगे करंट है आगे। हाँ 18 में दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा है। हाँ, दिल्ली सल्तनत का एक व्यवस्था जिसका नाम था इक्तादारी, जिसका नाम था क्या, इक्तादारी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत फेमस था, चलाया था इल्तुतमिश, चलाया था कौन, देखो दिल्ली सल्तनत में दो बहुत फेमस नाम आता है, जो चलाया है कौन, चाहे इल्तुतमिश, है ना। एक का नाम है इक्तादारी, एक को बोलते हैं इक्तादारी। यही इक्तादारी को फॉलो किया था कौन, बहमनी और विजयनगर, दोनों मतलब इसको चला रहा था इक्तादारी को। और एक इसमें रखेंगे, इसको किया था चिहलगानी, इस एक आदमी किया था कौन, चिहलगानी प्रथा। तो देखो इसको नहीं फॉलो करा था, इसको फॉलो नहीं करा था, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य जो है फॉलो करा था किसको, सिर्फ इक्तादारी को। ये क्या होता था, इक्ता का मतलब होता है भूमि, इक्ता को बोलते हैं किसको, भूमि को। मतलब कि उस समय दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उस समय कौन बोलते थे, कौन था, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। तो ये जो है ना अपने सैनिकों को या अपने जो वहां पे राजस्व कार्यकर्ता थे उसको कोई धन पैसा नहीं देते थे, वो बोलते थे वो जमीन देते थे, तो मतलब वेतन के रूप में देते थे क्या, जमीन देते थे, भूमि। तो वही भूमि को बोलते थे इक्ता, तो वही उसी का नाम कहलाया था इक्तादारी, और वही प्रथा निभाया था बहमनी और विजयनगर। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे था। एक था ये चलाया था इधर को चिहलगानी प्रथा। तो चिहलगानी में क्या होता है, इसमें 40 गो अमीर मुस्लिम थे, मुसलमान थे, जो राज का जो चलाने में हेल्प करते थे, सहायता करते थे शासक सुल्तान के। तो इसी प्रथा को बोला जाता है चिहलगानी प्रथा, है ना। तो चिहलगानी था ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में है कि अटुकल पोंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अटुकल पोंगाला किस राज्य में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है केरल में, अटुकल पोंगाला केरल में। और नेक्स्ट में है कि जीविका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मौलिक अधिकार के एक अंग के रूप में स्थापित किया गया है। तो जीविका का आधार का जो एक स्थापना किया है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो किया है जीवन का अधिकार, वो किया है जीवन का अधिकार। और नेक्स्ट में है कि कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है। हाँ, इसका है विश्वासनगर। देखो हड़प्पा काल में दो बहुत उल्लेखनीय क्या है, वास्तुशिल्प है। एक है विशाल स्नानागार और एक है विशाल अन्नागार। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है विशाल स्नानागार का, तो हो जाएगा सर आंसर। अगर रहता विशाल अन्नागार भी तो भी हो सकता था, वो भी होता था, ठीक। नेक्स्ट में है, अच्छा नेक्स्ट में करंट अफेयर है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था। बिहार में किया था कौन, स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद किए थे बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में, आप रखेंगे, है ना, 1929 में। और नेक्स्ट में है कि भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर, है ना, सॉरी, भारत का पहला अत्याधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे खोला गया, ये खोला गया है बंगलुरु में, बंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बंगलुरु में। और नेक्स्ट में है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया गया है। ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची आप रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, है ना। नेक्स्ट में नेपाल के
नेपाल, अच्छा नेपाल नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेपाल से कौन कौन सा भारत के राज्य साझा नहीं करता है सीमा, है ना। तो आप देखेंगे इसका ट्रिक आप देखेंगे, हालांकि जब भी आता है पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों से सटे राज्य सीमा कौन कौन है उसका ट्रिक बताते हैं। तो अगर नेपाल के बारे में, तो नेपाल में आप रखेंगे ट्रिक, नेपाल के लिए ट्रिक आप रखेंगे कौन सा, नेपाल के लिए ट्रिक आप रखेंगे उत्तर पश्चिम से बिहार। नेपाल से कौन कौन राज्य सट रहा है तो उसके लिए ट्रिक है क्या, उत्तर पश्चिम से बिहार, उत्तर पश्चिम से बिहार, है ना, उत्तर पश्चिम से बिहार, है ना। उत्तर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यूपी और उत्तराखंड बना रखेंगे। पश्चिम से पश्चिम बंगाल, से सिक्किम, बिहार से बिहार, मतलब कि ये सब 1 2 3 4 5 राज्य लगता है किससे, नेपाल से, नेपाल से। तो इस सबको छोड़ के बाकी जो ऑप्शन में होगा, देखो ऑप्शन में अगर मणिपुर तो ये नहीं लगेगा, बाकी सिक्किम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, यूपी सब लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजा कहाँ फहराया था, यह फहराया था रावी नदी जो है ना वहीं किनारे फहराया था झंडा। नेक्स्ट में है, हाँ नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कथन पर सही सही को चुनना है। देखो सही इसमें है ना कि 1897 में क्रांति हुआ था, उसमें अब रखेंगे 3 क्षेत्र, एक दरभंगा, एक डुमराव, है ना, और एक था हटवा। दरभंगा, डुमराव और हटवा जो है ना ये ब्रिटिश लोगों का साथ दिया था, ध्यान रखेंगे। दरभंगा के लोग थी जमींदार, डुमराव के जमींदार और हटवा के जमींदार, है ना। कैसे, तो वहां जो है अपना सैनिक भेजा था जमींदार, मतलब कि अपना पुरुष भी दिया था और अपना धन भी दिया था ब्रिटिश लोगों को। तो ब्रिटिश लोगों को सहायता किया था इन तीनों क्षेत्रों, कौन कौन, 57 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के जमींदार सपोर्ट किया था। किससे किससे, पुरुष से, मतलब सैनिक से भी और धन से भी। 31 में है कि बिहार में स्वराज के व्यापार का एकाधिकार किसने अंग्रेजों को दिया, ये दिया था मीर जाफर, ये था कौन, मीर जाफर। देखो ये दोनों मीर जाफर और मीर कासिम बहुत बड़ा गद्दारी वाला काम किया और इसी कारण जो है भारत में अंग्रेज वर्चस्व बहुत बढ़ गया। कैसे, इसका कारण ये है कि देखो 1757 ईस्वी में बहुत भयंकर लड़ाई हुआ, है ना। आप देखेंगे 1757 में जिसको बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, ये प्लासी लड़ाई कब हुआ, 1757 में। 1757 में लड़ाई हुआ किसका, प्लासी का, बहुत भयंकर, है ना। इसमें कौन लड़ा था, इसमें लड़ा था उसमें बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, उसमें था कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था बंगाल का शासक और ब्रिटिश से लड़ाई किया था वर्सेस ब्रिटिश लोग। तो सिराजुद्दौला लड़ा गया था ब्रिटिश सरकार से 1757 में, इसी को बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, है ना। और इसी लड़ाई में सिराजुद्दौला जो सैनिक था मीर जाफर, कौन था, मीर जाफर, यही गद्दारी कर गया। यही क्या किया, इसके सिराजुद्दौला के सैनिक को भी और अपने खुद जाके मिल गया ब्रिटिश लोगों से, गद्दारी कर दिया, तभी सिराजुद्दौला वहां पे हार गया था। तो ध्यान रखेंगे इस 57 क्रांति जो प्लासी का लड़ाई हुआ है इसी मीर जाफर, और मीर जाफर को ब्रिटिश लोग पटा लिया था किसे, बोला था कि अगर तुम हमको सपोर्ट करेगा तो इसको हरा के तुमको वहां बना देंगे राजा। तुम्हारा देता क्या, यही बन गया था मीर जाफर राजा, और यही दे देते थे बिहार में स्वराज व्यापार का पुनर्धिकार दे दिया था, कौन, मीर जाफर, है ना। हालांकि बाद में इसको भी लात मार कटा दिया अंग्रेज, है ना, और मीर जाफर की जगह पर लाया था मीर कासिम को, मीर कासिम को, है ना। जुड़ा था कहाँ पे, बक्सर के युद्ध में पढ़ेंगे 1764 में, 1764 में हुआ था बक्सर के युद्ध, तो सुना था कौन, मीर कासिम। अब ये अपना बोला था कि हम हैं तो सर्वश्रेष्ठ हम ही रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश तो चला था, क्या किया, इसको इलाक में हटा दिया, है ना। तो जो भी गद्दारी किया है भारतीय लोगों के साथ और जाके मिल गया ब्रिटिश लोगों में, ब्रिटिश उसी को फिर धोया है अच्छा से। तो नेक्स्ट में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किस आधार पर राज्य को किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबंध है ना। तो ये है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 में ये कहता है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, स्थान, जन्मस्थान इस आदि आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में समानता समता का अधिकार है ना। आर्टिकल 16 में हो गया लोक नियोजन समानता, मतलब कहीं वैकेंसी निकलेगा तो आप भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उसी में दिया गया था आर्टिकल 16 में ही दिया गया था सब लोगों का आरक्षण, आर्टिकल 16 में।
17 में हो जाएगा क्या, 17 में हो जाएगा आपको अस्पृश्यता, 18 में उपाधि के अंत, 19 में बोलने का, प्रेस करने का, कहीं आवागमन घूमने का, जाने का, कहीं रहने का, निर्वाह करने का, ये सब आधारित था 19 में, है ना। तो ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है 33 में कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है कौन, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला। और नेक्स्ट में है भूटान की राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी है कहाँ पे, थिम्पू। भूटान की राजधानी है कहाँ पे, थिम्पू। काठमांडू हो गया नेपाल के, नैनीताल हो गया म्यांमार के, और ढाका हो गया बांग्लादेश के। नेक्स्ट में है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की। ये अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो है ये केरला में है, केरला में अरलम वन्यजीव अभयारण्य केरला में, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन की थी। बहुत दुनिया जानता है अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन किया था। ये किया था आपको वीडी सावरकर, जिसको बोलते हैं विनायक दामोदर सावरकर, है ना। नेक्स्ट में है कि कौन महान हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमाद्री पर्वत शिखर का भाग नहीं है। अच्छा, नहीं चुनना है तो नहीं मिलेगा माउंट नागटिब्बा। नागटिब्बा जो है महान हिमालय का भाग नहीं है। भाग है कौन, तो माउंट मकालू है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है ना। ये सब है किसका, महान हिमालय का भाग, जबकि नागटिब्बा आता है आपको मध्य हिमालय में, है ना। चलिए नेक्स्ट में है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एक आधिकारिक राज्य धर्म के बिना राज्य के विचार को बढ़ावा देती है। हाँ देखो लिखा है ना कि कौन सी विशेषता एक आधिकारिक राज्य धर्म के बिना राज्य विचार बढ़ाते हैं, मतलब धर्म के बिना राज्य के विचार को बढ़ाता है, उसको बोलता है धर्मनिरपेक्षता। मतलब हम किसी धर्म को मतलब अपना नहीं मानेंगे, है ना। मतलब राज्य में कोई धर्म नहीं है ना, जो इसको जो मानना है मानो, लेकिन राज्य में बढ़ेगा, इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और तो युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था। हाँ, पंचवर्षीय योजना नंबर 3 के बारे में हम जल्दी चर्चा करते हैं। तो हम बोलते हैं कि पंचवर्षीय योजना नंबर 3, देखो जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो था 1951 से 56, दूसरा था 1956 से 61 और तीसरा था 1961 से 1966। इसी तीसरा पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 में तीन भयंकर घटना हुआ, तीन भयंकर घटना तीसरा पंचवर्षीय योजना में तीन भयंकर घटना। पहले 1962 में हुआ था चीन से युद्ध, भारत चीन युद्ध, और 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1966 में हुआ था क्या, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, अकाल। और यही कारण जो है ये तीनों भयंकर काल के कारण घटना के कारण तीसरा पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था, असफल हो गया था। मतलब जितना दर तय किया गया था उतना प्राप्त नहीं हो पाया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे यही दो युद्ध हुआ था, भारत चीन, और अकाल पड़ा था तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, आप रखेंगे। नेक्स्ट में है, अच्छा इसी के बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुए का 1966 में, तब इसके बाद जो है ना सरकार बोला कि अब हम पंचवर्षीय योजना लागू नहीं करेंगे, अब हम लाएंगे एक वर्ष का योजना, ताकि हम एक वर्ष में देख सकें कितना किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना वहां से रेवेन्यू मिल रहा है। तो इसकी जगह पर लाया था 3 गो अनवरत योजना, लाया था 3 गो अनवरत योजना, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। तो लाया था कौन, रोलिंग प्लान। इसके बाद मतलब कि 1966 से 67 पहला रोलिंग प्लान, 1967 से 68 दूसरा रोलिंग प्लान, और 68 से 69 तीसरा रोलिंग प्लान। 3 गो आया था लगातार रोलिंग प्लान अनवरत योजना, है ना। और फिर चौथा पंचवर्षीय योजना बोलेगा, तीसरा था चौथा पंचवर्षीय योजना बोलेगा, तो फिर आया था 1969 से शुरू हुआ था, 69 से 74 तक आया था चौथा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और यही बात देखेंगे। चौथा पांचवा था 1974 से 78 तक, मतलब कि पांचवा पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष, पांचवा पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष का ही था। अब देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा भारत में पहली बार किस वर्ष पेश किए गए थे। देखो जिस समय आया था योजना राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था कब, 1956 में, उसी समय दिया गया था ये रूल यूटीज का, मतलब यूनियन टेरिटरीज का, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, 56 में। ठीक, 11 की जनगणना में के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक, तो सबसे बड़ा तो है हिंदू, है ना। ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि अल्पसंख्यक, उसमें भी दूसरा सबसे बड़ा। तो अल्पसंख्यक सबसे अधिक है मुस्लिम, और दूसरा सबसे अधिक है ईसाई। तो सबसे अधिक नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है दूसरा सबसे अधिक।
तो दूसरा सूत्र खत्म हो जाएगा ईसाई, ईसाई। 43 में है कि सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा कौन था? ये था राम मनोहर लोहिया। सप्त क्रांति को जगह दिया था राम मनोहर लोहिया साहब। और नेक्स्ट में आते हैं तो मिलता है, अच्छा ये अभी बताए थे, अगर कोई पिछला सवाल पिछला सेट देखा होगा तो उसमें आए थे क्वेश्चन, जिसे बोलते बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, अनुपातिक तरलता, समाधान तरलता, ये सब बता दे। देखो बैंक दर क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई किसी अन्य बैंक को देता है पैसा धन, उसको बोलते हैं बैंक दर। एक होता है रेपो दर, है ना। अगर आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक को उसके प्रतिभूति के बदले पैसा दे रहा है, अगर आरबीआई किसी वाणिज्यिक बैंक को प्रतिभूति के बदले पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, तो उस रेट को बोलते हैं रेपो दर, है ना। और अगर आरबीआई किसी बैंक से पैसा ले रही है तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, है ना। ये तीन बड़ा कंफ्यूज का नाम रखिएगा, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट इजी है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है? अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी की सबसे पुरानी कोयला खदान कौन है? सबसे पुरानी कोयला खदान है रानीगंज, रानीगंज है, रानीगंज। ठीक, नेक्स्ट में है कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर पिछला क्लास कोई देखा होगा तो उसमें सवाल हम किए थे, नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन है। इसमें सब है, देखो है, हिरन भी है, शेर भी है, तवा भी है, गर्जन भी, सब है, बुडनेर भी है, सब है। किसका? नर्मदा की सहायक नदी है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ दिया है कि नर्मदा की सबसे बड़ी नदी कौन सहायक है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। तवा नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के संविधान में संघ सूची का विषय है? संघ सूची का है प्रत्यर्पण, है ना। संघ सूची का है कौन? प्रत्यर्पण। बाकी शराब हो गया, सामाजिक नियोजन हो गया, बॉयलर हो गया, सब होता है संबद्ध सूची में। यहाँ पर संघ सूची में, तो संघ सूची में है कौन? प्रत्यर्पण। मतलब कि कहीं पे लड़ाई हो रहा है दो संघ के बीच, तो हम सरेंडर करेंगे, क्या करेंगे, प्रत्यर्पण नहीं करेंगे, ये निर्णय हो लेगा संघ लेगा, राज्य नहीं लेगा। और नेक्स्ट में है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है किसके द्वारा? तो ये ग्राम सभा के द्वारा दिया जाता है ना। ग्राम सभा के द्वारा देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन? हाँ, ये होगा ग्राम सभा। आगे 51 में है कि कौन सा स्टेरॉइड का स्राव करता है? स्टेरॉइड बोलते हैं सेक्स हार्मोन को, लिंग हार्मोन को, और ये करता है कौन? अधिभुज ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, अधिभुज ग्रंथि बोलते हैं, है ना। इसे निकलता है क्या? सेक्स हार्मोन इसको बोलते हैं, स्टेरॉइड को, है ना। और यही सेक्स हार्मोन क्या करता है? मेल या फीमेल दोनों में निकलता है सेक्स हार्मोन। तो इसीलिए जिसको हिंदी में बोलते हैं लिंग हार्मोन, इससे क्या होता है? मानव में, तो लड़का है तो लड़की में द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होता है। जैसे बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? तो जैसे लड़कों में दाढ़ी का आना, आवाज का भारी होना, लिंग का बड़ा होना, है ना, छाती का चौड़ा होना, आर्म में थोड़ा स्ट्रांग होना, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण है। इसका महिला का क्या होता है? द्वितीय लैंगिक लक्षण मतलब स्टेरॉइड के कारण, तो उसमें होगा आस्तन का बड़ा होना, जनन का बड़ा होना, उसका थाई का चौड़ा होना, क्योंकि वहाँ पर गर्भाशय विकसित होता है, जनन का डेवलपमेंट होना, है ना। ये सब क्या है? महिलाओं का सेकेंडरी लक्षण है, हाँ, द्वितीय लैंगिक लक्षण। ये किससे होता है? इसी से होता है स्टेरॉइड के कारण, जिससे निकलता है किससे? अधिभुज ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। ठीक, नेक्स्ट में लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो देखो, वसा जब टूटता है तो बनता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ये आंसर हो जाएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना। वसा को लिपिड भी कहते हैं। नेक्स्ट में है 53 में कि ब्रिक, जिसको किडनी कहते हैं, ब्रिक में मूत्र के निर्माण के लिए कौन कौन सा घटनाक्रम है? तो देखो, सबसे पहले ब्रिक जो सबसे इकाई रचनात्मक इकाई होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही होता है उसका मूत्र का निर्माण होता है। तो नेफ्रॉन में पहला काम होगा क्या? नेफ्रॉन का पहला काम होता है गुच्छीय निस्यंदन, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये होता है गुच्छीय निस्यंदन, पहला काम होगा। दूसरा काम होता है पुनः अवशोषण, और तीसरा काम होता है स्त्रवन, है ना। अगर तुम लोग देखा होगा इसका फिगर 10th में या 11th या 12th में कहीं बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो कहीं पढ़े होंगे, तो हम पढ़ाते हैं ये कि इसका जो कार्यात्मक इकाई है किडनी का, है ना, वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं बोमन संपुट। यहाँ से आता है एक अविवाहित धमनिका, और यहाँ से निकलता है, इसको बोलते हैं अपवाहित धमनिका। या कहीं जगह बहुत सारा जगह मुड़ जाता है, बहुत सारा नली एक ही है,
बहुत सारी जगह मुड़ जाता है ना। इसी को बोलते हैं निस्यंदन। इसी यहाँ पे होता है क्या, निस्यंदन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर के आता है इसमें। यहाँ चूते चूते पानी किसी में इसमें आएगा, यहाँ से आता है। अब यहाँ से आगे कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है और ये आगे बढ़ेगा और इस तरह से आगे बढ़ता है ना। इस तरह से आगे बढ़ के कुछ ऐसे जाएगा है ना, और ऐसे होके ऐसे बनता है, ये ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये हो गया क्या, नेफ्रॉन है ना। इसको बोलते हैं पीसीटी, इसको बोलते हैं डीसीटी है ना। ये हो गया, इसको बोलते हैं हेनले लूप, इसको बोलते हैं हेनले लूप। अब देखो यहाँ से होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ऑप्शन देगा फर्स्ट में, जिसको निस्यंदन। यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और पेशाब मतलब यूरिया बढ़ा था कुछ इसमें है ना। लेकिन कुछ कुछ मात्रा में देखते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज भेजा जाता है, जो सही से बाहर निकलना सही नहीं है। तो ग्लूकोज क्या करता है, जैसे यहाँ पे आ गया, क्या क्या आ गया, यहाँ पे आ गया जल, यहाँ पे आ गया यूरिया, यहाँ पे आ गया ग्लूकोज है ना, यहाँ पे मतलब जल आ गया। तो जल क्या करता है, मूत्र में अधिक मात्रा में जल भी नहीं होना चाहिए और ग्लूकोज भी नहीं निकलना चाहिए। तो जो अधिक मात्रा में जल निकल गया है, जो ग्लूकोज निकल गया है, क्या करेगा, यहीं से कर लेता है अवशोषण। यहीं से करता है क्या, अवशोषण, जिसको बोलते हैं पुनः अवशोषण। तो यहाँ पे करेगा पुनः अवशोषण। यहाँ पे हुआ निस्यंदन, यहाँ पे हुआ पुनः अवशोषण। और यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पे है ना, जो पदार्थ रह जाता है कहीं पे और शरीर में, तो उसको क्या करता है, फिर से निकाल देता, ला देता है इसमें। जैसे यहाँ पे यूरिया रह गया यहाँ पे, तो यूरिया को फिर ला देता है किसमें, किसनरी, जिसको बोलता है अस्त्रमण। और फिर जाके यहाँ पे लास्ट में आके बनता है मूत्र। और यह क्या गया, मूत्राशय में ऐसे करके जमा रहता है, जहाँ पे समय समय पर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। 53 था। 54 में है ऊर्ध्व, अच्छा मिलान करें, 54 में है मिलान करने वाला, 54 में है कौन, मिलान करने वाला है ना। इसमें क्या है, मैं करें, देखो देखो महाशिरा जो है, जिससे आता है गंदा खून, अशुद्ध रक्त जिससे आता है ना। देखो महाशिरा जो है, इससे आता है अशुद्ध रक्त। ठीक, महाशिरा से आता है अशुद्ध रक्त। शिरा से अशुद्ध रक्त ही आता है, वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। जो ऊपर आता है, देखो जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर का, एक चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे, इसको बोलते हैं आलिंद, इसको बोलते हैं निलय। जो ऊपर में है वो आलिंद है दोनों, और जो नीचे में है वो निलय है। ये दायां, ये बायां, ये दायां बायां, आलिंद निलय, ठीक ना। तो हम बोल रहे हैं कि नीचे, अब जैसे फेफड़ा चेस्ट यहाँ पे है, हार्ट यहाँ पे है, तो जो नीचे से गंदा खून लेके आएगा, नीचे से मतलब कि शरीर के पैर से हो गया, नीचे से हो गया, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, कुछ लिखा है, शरीर के निचले हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त लाता है हृदय में, है ना। तो जो नीचे से लाएगा उसको बोलेंगे निम्न महाशिरा। मतलब कि अगर नीचे से कोई यहाँ पे ला रहा है, यहाँ से नीचे से, तो इसको बोलते हैं निम्न महाशिरा। और मुंडी खोपड़िया से ला रहा है, ऊपर से ला रहा है, मतलब हृदय के ऊपर के भाग से, तो उसको बोलते हैं उच्च महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा। तो जो ला रहा है नीचे उसको बोलते हैं निम्न महाशिरा, जो ऊपर से लाया उसको बोलते हैं ऊर्ध्व महाशिरा। ये सीधे से हो जाएगा। फिर देखो एक है बाएं फुफ्फुसी धमनी। बाएं फुफ्फुसी धमनी जो है, बाएं फेफड़ा में बाएं साइड में देता है, फेफड़ा के बाएं साइड में ले जाएगा कौन, बाएं फुफ्फुसी, और दाएं फुफ्फुसी, दाएं फुफ्फुसी धमनी ले जाएगा दाएं में। तो सिंपल सा आंसर था इसका। 55 में है कि आराम एवं पाचन कैसा प्रतिक्रिया है, कैसा मतलब किसके तंत्र का बता रहा है, ये होता है परानुकंपी तंत्र, परानुकंपी तंत्र होता है ये। ठीक, फिर नेक्स्ट में है कि मानव आंत्र में वसा कौन किसको होता है, वसा बताता है कौन, पित्त और लाइपेज। लाइपेज में आता है लिपिड को ही वसा बोलते हैं, और पित्त करता है उसका एमल्सिफिकेशन। तो दोनों मिलकर पित्त और लाइपेज। 57 में है एंथ्रेक्स किससे होता है, हैजा किससे होता है, दंतक्षय किससे होता है, पेप्टिक व्रण मतलब कि पेप्टिक अल्सर किससे होता है। तो देखो एंथ्रेक्स होता है किससे, ये तो सीधे लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, बैसिलस एंथ्रेसिस, जो वायरस इससे होता है। तो एंथ्रेक्स किससे हो जाएगा, बैसिलस एंथ्रेसिस से, है ना। हैजा ये होता है विब्रियो कोलोरी से, विब्रियो कोलोरी से। दंत क्षय हुआ किससे, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। और पेप्टिक अल्सर जो होता है, ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, है ना। नेक्स्ट में है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है, 1.5 किलो का होता है, सबको पता है, लाल भूरा रंग का होता है ना। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है वहां से, ठीक है। सबसे छोटा ग्रंथि बोलेगा तो होता है पीयूष। 59 में विभवांतर 10 वोल्ट है और किया गया कार्य 40 जूल है। तो परिपथ में विद्युत आवेश को व्यक्त करें, है ना। देखो डब्ल्यू मतलब होता है, डब्ल्यू मतलब हो गया क्या, किया गया कार्य, डब्ल्यू बराबर होता है वी आई जो कि विभवांतर और आई हो गया धारा, है ना। तो कार्य यहाँ पे दिया हुआ कार्य हो गया 40,
और वोल्ट विभाजित दिया हुआ कितना 10, और आई निकाले तो आई 10 क्या बटे में जाएगा 10, तो जाएगा आई बटे कितना 4 हो जाएगा 4, है ना 4 कूलम। हाँ 4 कूलम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में है अपवाह वेग का परिमाण प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र होता है। देखो जब कोई विद्युत प्रवाह वेग अपवाह कर रहा है, मतलब कि अपने जगह से हट रहा है, तो उसको बोलते हैं विचलन या विचलता बोलते हैं उसको बोलेंगे क्या विचलता। और एक तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है छोटा और आभासी, तो चाहिए कौन, चाहिए उत्तल दर्पण। जैसे आप देखेंगे आपको गाड़ी में लगा हुआ है, जो पीछे देखते हैं गाड़ी में उसमें लगा हुआ उत्तल दर्पण, तो जो जितना बड़ा गाड़ी थोड़ा दिखता है क्या छोटा छोटा दिखता है, तो आप देखेंगे उसी से उत्तल दर्पण में छोटा और आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट में है कि कौन सा तकनीक है जो हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के आयोजन को उपयोग करती है, जिसको बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको बोलते हैं एमआरआई। इसका आंसर। और नेक्स्ट में है कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो उसका शक्ति का मान हो जाएगा कितना, चौथाई हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इस जो फॉर्मूला होता है पावर का होता है, पावर होता है v स्क्वायर c होता है, v स्क्वायर c होता है कूलम, है ना। तो अगर हम बोलते हैं इसको कर देंगे आधा, तो आधा मतलब क्या हो जाएगा इतना बटा 2, और 2 जब स्क्वायर होगा, 2 के जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब ये हो गया v के स्क्वायर भी और 2 के स्क्वायर मतलब 4, है ना। तो मतलब हो जाएगा क्या, अगर नीचे वाला 4 तो हो जाएगा क्या एक चौथाई, तो इसका आंसर क्या एक चौथाई, 1/4 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट में है प्लम पुडिंग मॉडल। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, थॉमसन दिया था प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। और सर्वाधिक धनात्मक कौन है, सीएस है, जिसको सबसे भारी भी यही याद रखिएगा, सबसे भारी भी यही है। नेक्स्ट में है कि तिर्यकबद्ध अथवा जालक्रम बहुलकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य मतलब सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल संयोजन बंधन नहीं, ये प्रबल नहीं होता, ये दुर्बल बंधन होता है ना, याद रखें। और नेक्स्ट में है कि अल्कोहल या फिनॉल जैसे है हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो कार्यात्मक समूह प्राप्त होता है क्या। देखो जब भी रहेगा कोई हाइड्रोक्सिल और प्रतिक्रिया करेगा ऑक्सो एसिड से, तो ये बनता है एस्टर, ये बनता है क्या एस्टर, याद रखेंगे। और फिर एक है HCl है और HNO3 है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है, ये दोनों प्रतिक्रिया का बनता है क्या एक्वारेज, इसमें सोना घुल जाता है, घुल जाता है। तो बोल रहा है कि HCl और HNO3 प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है क्या NOCl, है ना, NOCl बनाता है ना, मतलब कि ये बनाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये बनाएगा क्या नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है क्लोरीन, इसी कारण ये जल सोना वगैरह इसमें घुल जाता है, ध्यान रखेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये होता है 1:3 के अनुपात में होता है, ठीक है 1:3 के अनुपात में होगा ये। नेक्स्ट में है कि अगर इलेक्ट्रॉन है 10, प्रोटॉन है 12, 10 और न्यूट्रॉन है 12, है ना। देखो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन है 10 और प्रोटॉन है 10 और न्यूट्रॉन है 12, तो आपको पता है कि ये परमाणु है, इसके नाभिक में क्या होता है, अगर बगल में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन और अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है अंदर में उसी को उसका द्रव्यमान कहते हैं, उसी दोनों मिलाकर बोलता है क्या द्रव्यमान। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 10, न्यूट्रॉन है 12, तो मिलाकर कितना होगा 22, मतलब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 22, कहानी खत्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट में है कि कौन सा भाग पृथ्वी का कौन सा भाग दुर्बलता मंडल को बनाता है, ये बनाता है मेंटल। पृथ्वी के 3 भाग बांटते हैं, एक बोलते हैं क्रस्ट, दूसरा कोर, एक बोलते हैं सबसे ऊपर का हो गया क्रस्ट, बीच का मेंटल, अंदर में कोर, तो मेंटल होगा मेंटल, ठीक। नेक्स्ट में है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद कौन सा सभी अक्रिय गैसीय वायुमंडल में मौजूद है, क्या मतलब कौन सा वायुमंडल में नहीं है, तो नहीं है कौन, रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता, रेडॉन वायुमंडल में नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है लैब रेडॉन। नेक्स्ट में है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बढ़ती गहराई के साथ तापमान की औसत वृद्धि, है ना, जितना अंदर गहरा जाएंगे उतना तापमान क्या होगा घट जाएगा, है ना। तो ये जब 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा, है ना। चलिए और नेक्स्ट में है कि कितने भारत को कितने भूकंप क्षेत्र बांटते हैं, तो भारत को बांटा गया है 4 भूकंपीय क्षेत्र में, 4 भूकंपीय जोन में
बांटा गया है। और अंतिम क्वेश्चन है कि सेल जिससे शैल गैस का बनता है क्या है? तो ये है चट्टान अवसादी। ये कौन? अवसादी चट्टान है ना। हम बताए थे अवसादी चट्टान में ट्रिक है ना, क्या बताए थे? काली सेब चूसो, काली सेब चूसो। का से काला मेट और लिग्नाइट, काली सेब से होता है वही सेल, ये जो सेल से लिखा हुआ है वही सेल। तो सेल क्या है? अवसादी खाने खत्म। अगर ट्रिक आता है तो काम है काली सेब चूसो, सेब और पास होता है बलवा पत्थर, चूसो चुना पत्थर और सेब चूसो है ना। सूसो सास होता है सपिंड, सास से सपिंड, ये सब हो जाएगा कौन? अवसादी अवसादी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन था है ना। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जीके जीएस का भी और साइंस का पूरा होता है कंप्लीट। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।